Hello, welcome to Physics with UAT. So, topic today is free electron gas model, or we can say Drude-Lorentz theory of free electron gas model. Actually, this is the classical theory, and in the first portion, we will discuss about the concept of free electron gas model. What was the concept? And in the second portion, there will be about assumptions. So, assumption ऐसी होती हैं like कोई भी theory है, physics में कोई भी theory आती है या कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई भी थ्योरी आती है तो उससे पहले कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली जाती हैं। तो जो भी एज्यूम की जाती हैं चीज़ें तो उसको हम कहते हैं कि वो एजम्पशंस होगी। उनमें से कुछ ठीक भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड पे हम कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी जब थ्योरी आई, तो उसके बाद उस थ्योरी की सक्सेस क्या थी, उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ, क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो साइंस की थी या फिजिक्स की थी उसको डिस्क्राइब किया, उसको हम पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन को, जो प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया था उसमें कुछ चीज़ें ड्राइव होंगी, उसको हम देखेंगे। और देन हमारा इस थ्योरी की जो ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी है, इसके बाद है इसकी बेटर वर्जन दैट इज़ क्वांटम थ्योरी आई थी जो कि समरफील्ड ने पेश की थी, तो हम वो भी पढ़ेंगे। अब इसमें स्टार्ट हम इस तरह करते हैं कि कॉन्सेप्ट से कि फ्री इलेक्ट्रॉन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इसमें गैस का वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं दिस इज़ नॉट अबाउट गैसेस, हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं दिस इज़ ऑल अबाउट मेटल्स। तो गैस का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। और स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं कि हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। टोटली हमारा जो फोकस होगा इस लेक्चर में वो मेटल्स पे रहेगा। अब मेटल्स में हमें पता है कि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम यही पढ़ते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं किसी मेटल में तो उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो हमें पता है कोई भी मेटल का पीस है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी की एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ द मेटल। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए कि हम उस की को टच करें तो हमें करंट लगना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होता। कोई भी ऐसा मेटल जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल किसी पोटेंशियल में नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स में नहीं है, तो हमें उसको टच करने से कोई किसी किस्म का करंट नहीं फील होता, ठीक है। वो इसलिए नहीं फील होता क्योंकि अगर मैं आपको किसी भी मेटल की एग्जांपल दूं ना, तो उसमें होता क्या है, जैसे मैं यहाँ से ड्रा करूं। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कोई मेटल का, लेट्स सपोज मैं पीस ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये एक मेटल का छोटा सा पीस है, ठीक, जस्ट फॉर द रेफरेंस। अब इसमें होगा क्या, इसमें एटम्स होंगे, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एटम्स ड्रा कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा मेटल का पीस है। अब इसके अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इनमें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम इस तरह का कोई ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक ऐसा मेटल का पीस है जिसमें किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। तो इस वक्त इसकी कंडीशन कैसे होगी, इसमें इस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लेकिन उनकी ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी कि लेट्स सपोज ये वो एक पोर्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन होता क्या है कि जैसे लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो इसके ऑपोजिट एक इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा होगा, इसको कैंसिल कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो इसके ऑपोजिट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा। इसी तरह एक यहाँ जा रहा है, यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ से इसको, मतलब उनकी बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो अपना ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो उसको कैंसिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी किस्म का करंट नहीं मिलता देखने को जब तक हम कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं करते। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली हम जो करना चाह रहे हैं उसमें क्या होगा, देखते हैं। लेट्स से अब इसमें ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पोर्शन था जिसमें हम एटम्स देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हमें करंट चाहिए, अब हम एक्सटर्नल एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं यहां से कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेट्स सपोज इस तरफ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि ये एटम्स जो हैं ये आयोनाइज हो जाएंगे, ये, हाँ, अब ये एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे। तो अब ये देखें, लेट्स सपोज ये आयोनाइज होकर ये पॉजिटिव आयन बन गया। अब मैं जो फर्स्ट डायग्राम ड्रा की थी वो आप इस तरह कह सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम यूं थी, प्लस छोड़ देंगे, प्लस बेसिकली आयोनाइजेशन के बाद आता है, ठीक है। ये थे शुरू में उसकी ये पोजीशन थी, ठीक है, ये थी, मैंने गलती से वो ड्रा कर दिया था प्लस साइन दे में। शुरू में उनकी सिचुएशन ये थी सिर्फ एटम से। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा की तो क्या हुआ,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो मेटल का पीस है ये आयोनाइज हो गया। अब होगा क्या कि यहां पर ये एटम्स आयोनाइज होके लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और हर पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दैट आई एम शोइंग विद डॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए ये वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जो नॉर्मल सिंपल एक विदाउट सोर्स के मेटल में होते हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम तो होगी लेकिन वो ओवरऑल अपने इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस तरह के सिस्टम पे है। अब इस तरह के सिस्टम पे हम बहुत सी एजम्पशंस लगाएंगे, ठीक है, जो कि हमें ड्रूड लॉरेंस क्लासिकल थ्योरी जो थी उसमें पढ़ेंगे। अब चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो अगर हम एजम्पशन देखें तो वो एजम्पशन बिल्कुल सिंपल है कि द मेटल क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन कोर्स एंड कंप्लीटली फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा मेटल का पीस है उसमें क्या है, दो चीजें, एक तो आयंस हो गए और दूसरा है कंप्लीटली फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो आयन कोर्स हैं इसको बेसिकली कर्नल्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड चीज आती है दीज कर्नल्स आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो कर्नल्स हैं इसको इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया और हम इसको और भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाय कर्नल्स। As a result, net force experienced by electrons in the interior of metal is zero. Therefore, electrons can move inside the metal with uniform potential. और अब इनका पोटेंशियल मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म कह रहा हूँ लेकिन इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म होता है या पीरियोडिक होता है। वो नेक्स्ट जब हम आगे इससे बढ़ते जाएंगे तो हमें पोटेंशियल के बारे में, सारी थ्योरी पोटेंशियल के बारे में बेसिकली ये। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इसमें ना इस सिस्टम के अंदर एक ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली। उसका सिस्टम का मैं इस तरह से ड्रा करता हूँ कि लेट्स सपोज जिस तरह हम अक्सर क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ते हैं स्केयर वेल पोटेंशियल, तो ये बेसिकली उसी टाइप का एक सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है बट इस सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो। लेकिन अगर इस सिस्टम के बाहर देखें तो इस सिस्टम के बाहर इसकी जो पोटेंशियल है, इस सिस्टम के पास जो पोटेंशियल है सिस्टम के बाहर, इस स्केयर वेल पोटेंशियल के बाहर, वो दैट इज इनफाइनाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो, हमारा कहने का मकसद यही है कि इलेक्ट्रॉन्स इस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो सेकंड अजम्पशन में हम यही बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द सरफेस। उनके पास इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो बेसिकली सिस्टम से आउट हो सके। इलेक्ट्रॉन्स मेटल से बाहर नहीं आ सकते, मतलब वो फ्री हैं लेकिन वो अपना मेटल लीव नहीं कर सकते वो। थर्ड अजम्पशन ये है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन आयन कोर्स दैट इज दिस एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये अज्यूम किया यहाँ पे कि जो आयन कोर्स हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ड्रा करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है कोई, और ये साथ में आ जाते हैं, हम कह रहे हैं कि आयन कोर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस थ्योरी के अजम्पशन में ये लिया गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। आयन कोर्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं, ना वो रिपेल कर रहे हैं ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह लेट्स सपोज आयन कोर्स और आयन कोर्स, इनके दरमियान में भी कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं होगी, ठीक है। थर्ड हम ये बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान में भी कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं। हालांकि इसके दरमियान अट्रैक्शन होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक कोई अट्रैक्शन या कोई किसी किस्म की रिपल्शन नहीं होगी, जो कि गलत अजम्पशन थी। अगर हम फोर्थ में देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। तो मैंने शुरू में बात की थी, मैंने एक डायग्राम भी ड्रा की थी, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं पूरे मेटल्स के अंदर और एक दूसरे के इफेक्ट को किसी हद तक कैंसिल नहीं कर रहे। हो सकता है सिस्टम के किसी एक हिस्से में वो कुछ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हो, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम होगा उसमें नेट जो होगा ना वो जीरो नहीं होगा। फिर देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड मेटल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने बात की यहाँ पे, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी को जीरो नहीं लिया लेकिन हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया। हालांकि ये अजम्पशन भी किसी हद तक आगे जाके हम देखेंगे ये गलत थी। पोटेंशियल उनके पास होता है, वो पेरियोडिक पोटेंशियल होगा या यूनिफॉर्म पोटेंशियल होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम देखेंगे, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, अगर उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो अल्टीमेट हम जिस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास है लेकिन उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसको सरफेस को लीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देता हूं मैं, चलें, कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इस फिफ्थ अजम्पशन में ये बात की मैंने। उसके बाद अगर देखें सिक्स्थ में कि
6 में क्या हो रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद एटम्स एट एनी टेम्परेचर टी एंड देयर वेलोसिटीज कैन बी फाउंड बाय यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अब अगर हम आज की साइंस की बात करें, ये तो खैर 1900 की बात है, जिस टाइम मतलब चीजें क्वांटम मैकेनिकली इतनी ज्यादा नोन नहीं थी। तो हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या दूसरे पार्टिकल्स को, तो हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और फर्मियंस, और फर्मियंस के लिए हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं? फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। लेकिन उस टाइम इस सिस्टम को समझने के लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स यूज की थी वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज की थी, जो कि क्लासिकल, क्योंकि हम क्लासिकल पढ़ रहे थे तो उससे बिल्कुल समझने के लिए हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ही यूज किया था, जो कि अब डेफिनेटली एजम्पशन थी, बाद में जाके इसको भी करेक्ट कर लिया। समरफील्ड ने जब क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया तो उसने यही काम किया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बजाय जो दूसरी फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स है उसको यूज किया था और देन चीजें एक्सप्लेन की थी, जो जो यहाँ पे ड्रॉबैक्स आए थे उनको एक्सप्लेन कर दिया था। 7 में अगर हम देखें तो द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड मेटल कैन बी कंपेयर्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। अब हमारे पास जो हम थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं, दो तरह की गैसेज हमें देखने को मिलती हैं। एक आइडियल गैसेज होती है जिसमें हम, आइडियल गैस क्या होती है यहाँ पे देख लेते हैं। अब आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। वो एक आइडियल गैस है जो कि हमें मतलब दैट इज नॉट रियल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आइडियल गैस। अब जो रियल गैसेज होती हैं जो हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने, जो लैब्स वगैरह में हम देखते हैं, वो रियल गैसेज होती हैं। तो रियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसमें इंटरेक्शन होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें हमने शुरू में क्या लिया है कि पोटेंशियल उसका जीरो है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स व्हाई हमने तब ये बात की कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, क्योंकि ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अब नेक्स्ट अगर हम इस सिस्टम की बात करें कि इस सिस्टम ने बेसिकली क्या कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, इस सिस्टम की सक्सेस क्या थी, इस सिस्टम की फेलियर क्या थी। तो स्टार्ट हम ये करते हैं कि सिस्टम ने बेसिकली सक्सेस क्या थी सिस्टम की। काफी ज्यादा चीजें इस मॉडल ने एक्सप्लेन कर दी थी, जिसका 1900 में अगर हम देखें तो काफी चीजें देखने को मिली थी। उसमें मैं सबसे पहले लिख देता हूं सक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है। अब अगर मैं पहली चीज देखूं तो इस थ्योरी की वजह से मेटल्स की इलेक्ट्रिकल एंड थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, या इसको हम ये कह सकते हैं कि मैं लिख देता हूं इधर, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, जिसमें नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। इसकी हम डेरिवेशन भी करेंगे आगे, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेरिवेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज देखने को मिलती है उसमें आ जाती है कि मेटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मेटल्स ओपेक होते हैं। ओपेक ये है कि मेटल्स के हम आर पार नहीं देख सकते। तो मेटल्स ओपेक क्यों होते हैं ये भी इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, वो कैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। और सेकंड चीज जो है लस्टरिंग, मेटल्स की जो सरफेस होती है बेसिकली शाइनी सरफेस होती है। तो मेटल्स की सरफेस शाइनी क्यों होती है वो भी एक फिनोमेना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको, जब हम इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे, देन हम ओपेसिटी एंड लस्टरिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या प्रोसेस थे और इनको कैसे सक्सेस मतलब मिली थी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल की वजह से, कैसे एक्सप्लेन किए गए थे। थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में हमें देखने को मिलता है इसमें कि रेजिस्टिविटी विद प्रेशर, रेजिस्टिविटी विद प्रेशर वो एक्सप्लेन किया फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ने विद प्रेशर। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे। और नेक्स्ट जो एक बहुत ही मशहूर लॉ है जिसको आपने जो एफएससी लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज वाइडमैन फ्रेंच लॉ, ठीक है। ये जो लॉ था इसकी भी डेरिवेशन हम करेंगे।
तो ये चार चीजें थी जो सक्सेसफुली फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ने क्लासिकली एक्सप्लेन कर दी थी। लेकिन क्योंकि हम गलत चीजें भी लेके चल रहे थे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से अप्लाई कर रहे थे और चीजें लेके चल रहे थे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आने थे। तो अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, या इसका मैं चलें ड्रॉबैक्स लिख देते हैं। ड्रॉबैक्स, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस क्लासिकली था, इसने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की थी। उसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सका था ये। सेकंड नंबर पर स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन नहीं कर सका ये मॉडल। और थर्ड नंबर पे हम देखें, जैसे यहां पर रेजिस्टिविटी विद प्रेशर को एक्सप्लेन कर दिया क्लासिकली फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, लेकिन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो दो तीन चीजें, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिव विद टेम्परेचर, ये वो चीजें थी जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो इस चीज में, इस लेक्चर में हमने शुरू में कॉन्सेप्ट लेके चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद इसकी एजम्पशंस। आज हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये दो चीजें जो डेरिवेशन ये हमारी रह गई है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, और उसके बाद देन फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्वांटम मैकेनिकली जो इसकी करेक्शन हुई थी वो उसको हम स्टडी करेंगे। तो आप यहां तक नोट कर लें।